नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब बच्चों। अधिकार शुल्क के लेखांकन में अभी तक हमने पट्टेदार अर्थात पट्टे पर संपत्ति लेने वाले की पुस्तकों में लेखे करना सीखा है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में पट्टादाता की पुस्तकों में लेखे करना सीखेंगे। बच्चों, पट्टादाता वह व्यक्ति, कंपनी या संस्था होती है जो किसी संपत्ति का स्वामी है और उस संपत्ति के प्रयोग का अधिकार निश्चित रॉयल्टी के बदले किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को हस्तांतरित करता है। यह प्राप्त रॉयल्टी पट्टादाता के लिए एक प्रकार की आय होती है। यदि पट्टेदार न्यूनतम किराए से कम उत्पादन करता है या वास्तविक रॉयल्टी की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है तो पट्टेदार इसे लघुकार के नाम से लिखता था। यह हमने पूर्व में पढ़ लिया है। जबकि इसी लघुकार की राशि को पट्टादाता अधिकार शुल्क संचिति के नाम से लिखेगा। तो बच्चों, पट्टादाता अर्थात पट्टा स्वामी की पुस्तकों में या भूस्वामी की पुस्तकों में मुख्य रूप से 3 खाते खोले जाते हैं। वह 3 खाते कौन कौन से हैं? पहला है पट्टेदार का खाता, इसके बाद प्राप्य अधिकार शुल्क खाता। जो वहां पर अधिकार शुल्क होता था उसी को यहाँ क्या कहते हैं? हम प्राप्य अधिकार शुल्क कहते हैं। बच्चों, तीसरा खाता है अधिकार शुल्क संचिति खाता। जो शॉर्ट वर्किंग हुआ करती थी, जो लघुकार हुआ करता था पट्टेदार के लिए, वही पट्टादाता के लिए अधिकार शुल्क संचिति कहलाता है। तो बच्चों, यह खाते किस प्रकार से रखे जाते हैं, कैसे लेखे मेंटेन किए जाते हैं, यह हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो बच्चों, सवाल इस प्रकार है। सागर कोल कंपनी एक खान के पट्टेदार हैं। अधिकार शुल्क निकाले हुए कोयले पर 2 रुपये प्रति टन है। न्यूनतम किराया 16,000 रुपये प्रति वर्ष है। लघुकार की राशि को पट्टे के केवल 3 वर्षों में ही अपलिखित किया जा सकता है। प्रथम 5 वर्षों का निकाला हुआ उत्पाद निम्न प्रकार है। 2015 का 5,000 टन, 2016 का 9,000 टन, 2017 में 8,000 टन, 2018 में 12,000 टन और 2019 में 7,500 टन। तो बच्चों, शर्त क्या है कि जो लघुकार यदि होगा तो लघुकार का अपलेखन केवल 3 वर्षों में ही अलाउ, अर्थात अगर 2015 में कोई लघु कार्य होता है तो उसका अपलेखन 2017 तक पूरा हो जाना चाहिए। 2017 के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट की व्यवस्था नहीं होगी। अब आगे लिखा है कि पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती है। भूस्वामी की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। तो बच्चों, आवश्यक खाते हम बनाएंगे, इससे पहले बना लेते हैं विश्लेषण सारणी। तो विश्लेषण सारणी में 9 कॉलम होते हैं और हम 9 कॉलम खींच लेते हैं। बच्चों, इन 9 कॉलम में थोड़ा सा परिवर्तन होगा क्योंकि अब हम पट्टादाता की पुस्तकें बना रहे हैं। पट्टेदार की पुस्तकों में नाम जो थे वो कुछ और हुआ करते थे, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से नाम बदल रहे हैं। पहला कॉलम वर्ष का यथावत है, दूसरा कॉलम आउटपुट का, यह भी यथावत है। तीसरा कॉलम होता था एक्चुअल रॉयल्टी के नाम से, बस थोड़ा सा चेंज है कि इसका नाम हो जाएगा अब रॉयल्टी रिसीवेबल, क्योंकि ये प्राप्त हो रही है तो अब हो जाएगा रॉयल्टी रिसीवेबल। इसके बाद मिनिमम रेंट का कॉलम यथावत है और 5वां कॉलम जो रहता था वह होता था शॉर्ट वर्किंग का, और अब इस शॉर्ट वर्किंग को यहाँ कहा जाएगा रॉयल्टी रिजर्व। नाम बस बदला है, काम वही है। इसके बाद 6वां कॉलम जो होगा वह सरप्लस का, और अब इस सरप्लस में से अगर कोई रिक्रूटमेंट होता है तो वह 7वें कॉलम में लिखा जाएगा, और यदि रिक्रूटमेंट पूरा नहीं हो पाता है तो 8वें कॉलम में लिखा जाएगा। अब लिखा जाएगा अनरिक्यूब्ड रॉयल्टी रिजर्व। कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता था, तो अब इसको क्या कह दिया हमने? रॉयल्टी रिजर्व जो अनरिक्यूब्ड हो गया। वहां पर शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड होता था। और अंतिम कॉलम जो हो जाएगा वह हो जाएगा पेमेंट रिसीव्ड। वहां से पेमेंट करते थे, अब यहाँ हमको पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है तो हम पेमेंट रिसीव्ड का कॉलम बनाएंगे। तो बच्चों, अब हम टेबल बनाना शुरू करते हैं और लिखते हैं 2015। 2015 में उत्पादन हुआ है 5,000 टन, रॉयल्टी रिसीवेबल होगा 10,000, 2 रुपये प्रति टन के हिसाब से। अब बच्चों, मिनिमम रेंट तो 16,000 पूर्व निर्धारित है और इस वर्ष हुआ है रॉयल्टी रिजर्व, अर्थात लघु कार्य हुआ है। यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व के कॉलम में लिखा जाएगा, उसे कहा जाएगा रॉयल्टी रिजर्व, और राशि होगी 6,000 रुपये। अब इस 6,000
की राशि का आने वाले वर्षों में 2016 में और 2017 में रिकूपमेंट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी रिकूपमेंट नहीं होगा तो हम पूरे 16,000 का पेमेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रॉयल्टी है वह कम है, मिनिमम रेंट अधिक है, तो मिनिमम रेंट का भुगतान किया जाएगा। अब बात करते हैं 2016 की। वर्ष 2016 में उत्पादन हुआ है 9,000। बच्चों अब जो रॉयल्टी बनेगी वह होगी 18,000 और मिनिमम रेंट तो 16,000 है। इस वर्ष रॉयल्टी रिजर्व नहीं हुआ है, शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, तो सरप्लस हुआ है, तो सरप्लस हुआ है 2,000। और बच्चों प्रश्न में लिखा गया था कि जो रॉयल्टी रिजर्व है अर्थात जो शॉर्ट वर्किंग है उसका जो रिक्यूपमेंट है वह पहले 3 वर्षों में हो पाएगा। तो अभी तो दूसरा ही वर्ष है, तो जो 6,000 की राशि है उसको हम रिकूप कर देंगे कितने से, 2,000 से। पूरा नहीं हो सकता है लेकिन 2,000 का रिक्यूपमेंट हो जाएगा, तो 2,000 का रिक्यूपमेंट हमने कर दिया। अभी 4,000 बच गए हैं, अब 4,000 का रिक्यूपमेंट हम 2017 में करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। और अब पेमेंट प्राप्त हो जाएगा हमको 16,000 का। कैसे 16,000 का प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल रॉयल्टी जो रॉयल्टी रिसीवेबल है वह 18,000 है, मिनिमम रेंट कम है, तो एक्चुअल रॉयल्टी का पेमेंट प्राप्त होगा जो है 18,000। लेकिन इस 18,000 में से हमने जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था उसके नाम से रॉयल्टी रिजर्व को रिकूप्ड कर दिया है 2,000, तो 18,000 माइनस 2,000 बराबर 16,000 का पेमेंट हमको प्राप्त हो जाएगा। बच्चों 2017 में कितने का उत्पादन हुआ है, 8,000 का। रॉयल्टी बनेगी 16,000, मिनिमम रेंट भी 16,000 है, कोई रॉयल्टी रिजर्व नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है और किसी प्रकार का कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन अब ये तीसरा वर्ष है और प्रश्न में लिखा था कि लघु कार्य की राशि को पट्टे के केवल 3 वर्षों में ही अपलिखित किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रथम वर्ष में हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ था 6,000 का, उसका रिक्रूटमेंट पूरा नहीं हो पाया। कितना रिक्रूटमेंट हो पाया था, सिर्फ 2,000 का। 4,000 की राशि अभी अनरिकूप्ड रह गई है, तो इस राशि को अब आने वाले वर्षों में हम रिकूप्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलाउ कितने वर्ष के लिए था, सिर्फ 3 वर्षों के लिए। तो अब इस राशि को हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे और लिख देंगे 4,000 और पेमेंट कर देंगे, पेमेंट प्राप्त हो जाएगा हमको 16,000 रुपए का। इसके बाद बच्चों वर्ष 2018 की बात करते हैं, तो यहां पर जो उत्पादन हुआ है वह 12,000 का हुआ है। जो रॉयल्टी रिसीवेबल बनेगा वह 24,000 का है, मिनिमम रेंट है 16,000। यहां पर सरप्लस निकलेगा 8,000 का। अब रिकूपमेंट की तो कोई व्यवस्था है नहीं है, तो पूरी राशि 24,000 का पेमेंट प्राप्त हो जाएगा हमको, 24,000 प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में जो उत्पादन हुआ है 7,500 टन का हुआ है और रॉयल्टी बनती है 15,000, 2 रुपए प्रति टन के हिसाब से, और जो मिनिमम रेंट है वह 16,000 है। इस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हो गई है और रॉयल्टी रिजर्व के खाते में, रॉयल्टी रिजर्व वाले कॉलम में लिख देंगे हम 1,000 रुपए। ठीक है, अब इसका कोई रिकूपमेंट नहीं हो पाएगा और इसको सीधा हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे। अनरिक्यूप रॉयल्टी रिजर्व वाले कॉलम में 1,000 लिख लेते हैं और पूरे 16,000 हमको प्राप्त हो जाएंगे रॉयल्टी के रूप में। इस प्रकार से हमारी विश्लेषण सारणी एनालिटिकल टेबल बनकर तैयार हो जाती है। अब बच्चों हम खाते बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर। सबसे पहले बनाएंगे हम रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। रॉयल्टी रिसीवेबल लेसर के लिए एक इनकम है, तो इसे क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय सागर कोल कंपनी, क्योंकि सागर कोल कंपनी से हमको ये प्राप्त होने वाला है। कितने का प्राप्त होने वाला है, प्रथम वर्ष में 2015 में 10,000 का, और इस 10,000 को हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देते हैं और दोनों पक्षों का योग कर देते हैं। अब वर्ष 2016 में भी यही एंट्री होगी, 17 में भी होंगी और 18 में भी सेम एंट्री। जितना भी रॉयल्टी बनता है उसको क्रेडिट में लिख देंगे और राशि को लाभ हानि खाते के नाम से डेबिट में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 2016 में बाय सागर कोल कंपनी 18,000 और यही राशि हम लिख देंगे डेबिट पक्ष में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000, दोनों पक्षों का योग बराबर। इसी प्रकार 2017 में लेखे हो जाएंगे, इसी प्रकार से 2018 में लेखे हो जाएंगे और इसी प्रकार से 2019 के लेखे बनकर तैयार कर लिए हमने।
बच्चों अगला खाता बनेगा हमारा सागर कोल कंपनी अर्थात पट्टेदार का खाता। पट्टेदार से हमको राशि प्राप्त होगी, यह एक प्रकार से देनदार हुआ और देनदार के डेबिट में एंट्री की जाएगी टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। कितने का रॉयल्टी बनता है 2015 में, लिख देंगे 10,000 का। अब सागर कोल कंपनी से हमको मिनिमम रेंट कितना प्राप्त हो जाएगा, पूरा 16,000 का। तो जो 6,000 का जो शॉर्ट वर्किंग के रूप में हमको रॉयल्टी रिजर्व प्राप्त हो रहा है उसको भी डेबिट में लिख लिया जाएगा टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट 6,000, और पूरे 16,000 का हमको पेमेंट प्राप्त हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट, क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा 16,000। दोनों पक्षों का योग कर लेंगे और योग आ जाता है 16,000। इसके बाद 2016 की बात करते हैं। 2016 में जो रॉयल्टी बनेगी उसको लिखा जाएगा टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट और राशि लिख दी जाएगी। तो कितना बना था 18,000 का। इस वर्ष कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो पुराना जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था जो हमने रॉयल्टी रिजर्व के रूप में राशि लिखी थी उस राशि से शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूपमेंट कर दिया जाएगा। तो रिक्यूपमेंट की एंट्री क्रेडिट साइड कर दी जाएगी बाय रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट 2,000, और बाकी 16,000 का पेमेंट कर दी जाएगा बाय बैंक अकाउंट 16,000। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगा दिया जाएगा और योग आ जाता है 18,000। अब बात करते हैं 2017 की। 2017 में जो भी रॉयल्टी बनेगा उसको लिख देंगे डेबिट में टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। कितने का रॉयल्टी बना है 16,000 का। इस वर्ष कोई भी ना तो शॉर्ट वर्किंग है और ना ही रिक्रूटमेंट हुआ है, तो अंतर की राशि का हम भुगतान कर देंगे, अर्थात 1000 रुपये जो मिनिमम रेंट है उसका भुगतान कर दिया जाएगा बाय बैंक अकाउंट 16,000। इसके बाद दोनों पक्षों का योग तो 16,000 हो जाएगा, बराबर है। अब बात करते हैं 2018 की। जितनी भी रॉयल्टी बनेगी उसको डेबिट साइड लिखा जाएगा टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, और रॉयल्टी बनी है 24,000 की। अब इस वर्ष कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है तो पूरी राशि का पेमेंट कर दिया जाएगा बाय बैंक अकाउंट 24,000। वर्ष 2019 की बात करते हैं। 2019 में जो रॉयल्टी बनेगी उसको लिख देंगे डेबिट में टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, और वो बनी है 15,000 की। 1,000 रुपये का रॉयल्टी रिजर्व के रूप में होगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो लिख देंगे टू रॉयल्टी रिजर्व 1,000, और पूरे 16,000 का पेमेंट कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। 16,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा, दोनों पक्षों का योग लगा लिया जाएगा और योग बराबर हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने सागर कोल कंपनी का खाता बना लिया। अगला खाता होगा रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। यह पट्टेदार की पुस्तकों में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के नाम से बनाया जाता था, और यहाँ पर पट्टादाता की पुस्तकों में रॉयल्टी रिजर्व के नाम से बनाया जाएगा। और पट्टेदार के लिए शॉर्ट वर्किंग जो होता था वह वसूल करने का अधिकार होता था, लेकिन यहाँ पर ये वसूली का अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रिजर्व है एक प्रकार का दायित्व होगा। दायित्व अर्थात क्रेडिट पक्ष में एंट्री करेंगे बाय सागर कोल कंपनी। कितने का शॉर्ट वर्किंग हुआ था, रॉयल्टी रिजर्व के नाम से लिखा है हमने 6,000 का। इसका शेष निकाल लेंगे टू बैलेंस CD 6,000, तो योग कर लेंगे, योग आ जाता है 6,000 रुपये। अब बात करेंगे वर्ष 2016 में। तो वर्ष 2016 में 2015 का शेष लिख लिया जाएगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD 6,000 का। वर्ष 2016 में 2,000 का रिक्रूटमेंट हुआ है तो उसको लिख लिया जाएगा क्रेडिट साइड टू सागर कोल कंपनी 2,000 रुपये, और शेष निकाल लिया जाएगा, लिख दिया जाएगा टू बैलेंस CD 4,000, और इस शेष को अगले वर्ष हस्तांतरित कर दिया जाएगा 2017 में बाय बैलेंस BD 4,000। वर्ष 2017 में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन ये तीसरा वर्ष है, अर्थात अब आने वाले वर्षों में रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये जो 4,000 बच गए हैं अब ये आने वाले वर्षों में रिक्रूट नहीं हो पाएंगे, तो इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो डेबिट में लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000, और दोनों पक्षों का योग लगाकर खाते को बंद कर दिया जाएगा। अब 2018 में कोई शेष नहीं आता है, और 2018 में किसी प्रकार का कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, अर्थात रॉयल्टी रिजर्व नहीं हुआ है, तो वर्ष 2018 में कोई लेखा नहीं होगा। अब बात करते हैं 2019 की। वर्ष 2019 में रॉयल्टी रिजर्व में 1,000 की राशि लिखी है, तो लिख लेते हैं बाय सागर कोल कंपनी 1,000 रुपये,
और इस 1000 को आगे नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि अब रिकूपमेंट की कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि प्रथम 3 वर्षों तक ही रिकूपमेंट अलाउ था। तो अब यह 1000 हम सीधे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 और योग कर देंगे, योग आ जाता है 1000। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पट्टादाता की पुस्तकों में 3 महत्वपूर्ण खाते बनाना सीख लिया है।